हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब सभी भाइयों और मेरी प्यारी बहनों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो आज 4 दिसंबर को सुनने जा रहे हैं रिबॉर्न इन नॉवल का एपिसोड 19। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्टोरी। बेचारी पद्मा को अभी तक कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हो क्या रहा है। उसे तो एक्सपेरिमेंट बोलना भी नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में वहाँ पर लक्ष्य आ जाता है और राजकुमारी चांदनी को बोलता है, राजकुमारी जी मैंने पूरा महल ढूंढ लिया है लेकिन हमें कुसुम नहीं दिखाई दे रही है। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के लक्ष्य को बोलता है, इस राणा ठाकुर को ले जाकर मेरे लैब में बांध दो, अपना एंटीडोट सबसे पहले इसी पर ट्राई करना चाहती हूँ मैं। उद्धरण चिन्ह। लक्ष्य राजकुमारी चांदनी की बात तुरंत ही समझ गया और अपने एक ही हाथ से उसने राणा ठाकुर को उठा लिया और उसे लेकर चला गया। लक्ष्य एक रोबोट है जो सिर्फ राजकुमारी चांदनी का ही ऑर्डर फॉलो करता है। उसके अंदर झूठ बोलने का या धोखा देने का कोई फीचर ही नहीं है। इसीलिए राजकुमारी चांदनी ने उसके लिए अपने लैब में एक स्पेशल सेटिंग कर दी है कि वो बिना राजकुमारी चांदनी के ब्रेसलेट के वो लैब में जा सकता है। राणा ठाकुर के चले जाने के बाद राजकुमारी चांदनी पद्मा की तरफ देखती है। पद्मा राजकुमारी चांदनी के सामने हाथ जोड़कर विनती करती है, राजकुमारी जी हम आपसे क्षमा मांगते हैं, कृपया कर हमारे पति को छोड़ दीजिए। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के पद्मा को देखती है और बोलती है, लगता है तुम्हें बहुत अच्छा लगता है जब लोग तुम्हें परेशान करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आज राणा ठाकुर ने मुझे गुस्सा दिलाया था इसलिए मैंने उसे सजा दी है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन अब जब तुम्हें परेशान होना इतना ही पसंद है तब अब मैं तुम्हें परेशान करूंगी, फिर इस युवराज सम्राट तुम्हें परेशान करेंगे, फिर मेरा रक्षक लक्ष्य तुम्हें परेशान करेगा। मैं तो कहती हूँ अपने दास दासियों को भी तुम्हें परेशान करने और मारपीट करने के लिए बोल दूंगी। उद्धरण चिन्ह। हो तो तुम वैसे भी एक अबला नारी जो मेरे एक थप्पड़ से है 4 कदम दूर जाकर बेहोश हो जाओगे। और तुम्हारे जैसे कमजोर लड़कियों को परेशान करने में मुझे बड़ा मजा आता है। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर न सिर्फ पद्मा बल्कि खुद युवराज सम्राट भी सॉफ्ट हो गए थे। राजकुमारी चांदनी ऐसी तो नहीं थी कि उन्हें कमजोर लोगों को तंग करना अच्छा लगता हो। पद्मा हाथ जोड़कर विनती करते हुए बोलती है, हमसे कोई गलती हो गई है क्या राजकुमारी जो आप हमें भी सजा देना चाह रही हैं? हाँ हम कमजोर हैं लेकिन इसमें हमारी खुद की इच्छा नहीं है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात को बीच में ही काटते हुए राजकुमारी चांदनी बोलती है, अगर किसी तरह कमजोर रहोगी तो कल राणा ठाकुर तुम्हें परेशान कर रहा था, उसके बाद तुम्हारे ससुराल वाले परेशान करेंगे, फिर पूरा समाज तुझे परेशान करेगा और इन सब से हार कर आखिर में तुम आत्महत्या कर लोगी। उद्धरण चिन्ह। और तुम्हारी मौत के पीछे की असली वजह सिर्फ तुम्हारा कमजोर होना ही होगा। अगर तुम मजबूत बनना चाहती हो और चाहती हो कि तुम अकेले ही अपने लिए सबसे लड़ सको और सबसे लड़ने के काबिल बनो तो तुम्हें मेरी बात मानी होगी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात पद्मा थोड़ी देर सोचने के बाद मान जाती है क्योंकि उसे पता था कि राणा ठाकुर के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद उसके ससुराल वाले उसे चैन से जीने नहीं देंगे। वो राजकुमारी चांदनी के सामने अपने सर को झुकाकर बोलती है, ठीक है राजकुमारी जी, आप जैसा चाहती हैं हम वैसा ही करेंगे, हम भी मजबूत बनेंगे और अपने हक के लिए लड़ेंगे। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर राजकुमारी चांदनी बोलती है, ठीक है फिर अब से तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, तब तक जब तक तुम खुद से खुद के लिए लड़ना नहीं सीख जाती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी उसे अपने पीछे आने का आदेश देती है और विवाह भवन की तरफ जाने लगती है। वो अभी विवाह भवन के मुश्किल से 5 मिनट की ही दूरी पर थी कि तभी उन्हें कुछ अजीब सा एहसास होता है। वो और युवराज सम्राट तुरंत सटक हो जाते हैं, लेकिन पद्मा थोड़ी सी घबरा जाती है। राणा ठाकुर पद्मा को महल के एक ऐसे कोने में लेकर गया हुआ था जहां पर लोगों का आना जाना बहुत कम होता है। मिलजुल कर वो पद्मा को सुनसान जगह पर लेकर थक गया हुआ था। अभी भी राजकुमारी चांदनी, युवराज सम्राट सिंह और पद्मा एक ऐसी जगह पर थे जहां पर ज्यादा लोग नहीं थे, या यूं कहे तो उनके अलावा और कोई नहीं था। महल के सभी दास दासी सैनिक लोग विवाह भवन के आसपास ही तैनात थे। राजकुमारी चांदनी अभी विवाह भवन से बहुत दूर थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी के हियरिंग साइंस बहुत अच्छे हैं कि उसकी वजह से उन्हें तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ लोग छुपकर उन्हें देख रहे हैं। अभी कोई कुछ समझ पाता उसके पहले ही वहां पर अचानक से ही लगभग 20 से भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं और चारों तरफ से राजकुमारी चांदनी को घेर लेते हैं। उस जगह पर थोड़ा अंधेरा था जिसकी वजह से उन लोगों ने पद्मा और युवराज सम्राट को नहीं देखा था, क्योंकि राजकुमारी चांदनी जोश जोश में ज्यादा तेज चल रही थी और वो थोड़ा आगे हो चुकी थी। अपने आप को इतने सारे गुंडों से घिरा हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर शैतानी चमक आ जाती है। वही पीछे से युवराज सम्राट सिंह और पद्मा भी इस नज़ारे को देख लेते हैं।
पद्मा राजकुमारी चांदनी को मुसीबत में देखकर घबरा जाती है। उसे घबराता हुआ देखकर युवराज सम्राट सिंह बोलते हैं, चलो पद्मा, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ मजबूत बनना और अपने लिए लड़ना किसे कहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर युवराज सम्राट सिंह अपने चेहरे पर डेविल स्माइल लिए हुए राजकुमारी चांदनी की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें अच्छे से पता था कि राजकुमारी चांद में अकेले ही इन सभी को स्वर्ग लोक पहुंचा सकती है, लेकिन पद्मा को अभी भी डर लग रहा था। लेकिन अगले ही पल जो होगा उसे देखकर पद्मा अपने मुंह पर हाथ रख लेती है। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी ऐसा नजारा नहीं देखा हुआ था। राजकुमारी चांदनी बस अपने कुछ मूव से ही उन सभी गुंडों को धूल चटा देती है। राजकुमारी चांदनी अपने हर एक मूव को इतना सटीक तरीके से उन सभी गुंडों पर इस्तेमाल कर रही थी कि वो लोग खुद को बचा ही नहीं पा रहे थे। उन लोगों का दिमाग कुछ समझ पाता उसके पहले ही राजकुमारी चांदनी उसके हड्डियों को तोड़ दे रही थी। राजकुमारी जानती है कि कब किस इंसान की कौन सी नस दबानी होती है और कौन सी हड्डी पर किस समय वार करना होता है। लगभग 10 मिनट के अंदर ही सारे गुंडे जमीन पर अधमरी हालत में पड़े रहते हैं। अब तक लक्ष्य यहाँ पर आ चुका था। लक्ष्य को देखते ही राजकुमारी चांदनी एक बार फिर से बोलती है, इन सभी को भी मेरे लैब में लेकर जाओ, मुझे अभी भी ह्यूमन ब्रेन पर एक रिसर्च करना है। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी चमक आ जाती है। वो बिल्कुल किसी साइको साइंटिस्ट की तरह बिहेव कर रही थी। इन सब चीजों से एक बात तो तय है कि राजकुमारी चांदनी से पंगा लेना हर किसी को भारी पड़ने वाला है। हालांकि पद्मा को राजकुमारी चांदनी की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी उसे माहौल को देखकर बहुत डर लग रहा था। पर फिलहाल तो वो राजकुमारी चांदनी से बहुत इम्प्रेस हो चुकी थी। पद्मा को हमेशा सही ऐसा लगता था कि आदमी बहुत मजबूत होते हैं और एक औरत चाहकर भी किसी आदमी पर हमला नहीं कर सकती क्योंकि औरतें नाजुक होती है। लेकिन आज राजकुमारी चांदनी के वार को देखकर पद्मा समझ चुकी थी कि राजकुमारी चांदनी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। मतलब औरतें भी आदमियों को धूल चटा सकती है। सिर्फ आदमी ही नहीं बल्कि औरत से भी मजबूत होती है। बेशक औरतों के साथ कोमल होते हैं, लेकिन वही कोमल हाथ जब अस्त्र शस्त्र उठाते हैं तब उनके सामने बाद से बड़ा महिषासुर भी क्यों ना हो उसका अंत होता ही है। अब पद्मा को भी इन सभी चीजों को सीखने की इच्छा जगने लगी थी और फिलहाल वो कुछ भी नहीं बोलती। थोड़ी ही देर में राजकुमारी चांदनी वापस आती है और उन सभी को अपने साथ विवाह भवन की तरफ चलने को बोलती है। वो सब लोग विवाह भवन की तरफ चले जाते हैं और बेचारा लक्ष्य सभी गुंडों को बारी बारी लैब में लेकर चला जाता है। विवाह भवन में पहुंचते हैं राजकुमारी चांदनी अंदर के नज़ारे को देखकर सदमे में ही चली जाती है। उन्हें अब यहाँ अपने आने पर पछतावा होने लगता है, क्योंकि यहाँ आते हैं उनके कानों में पंडित जी की आवाज़ पड़ती है जो बोल रहे थे, जजमान विवाह का मुहूर्त हो चुका है, कन्या को लेकर आ जाए। उद्धरण चिन्ह। लेकिन मंडप पर दूल्हे की जगह युवराज तेज सिंह नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह बैठे हुए थे। तुरंत ही राजकुमारी चांदनी समझ जाती है कि युवराज तेज सिंह और राजकुमारी ध्वनि का विवाह हो चुका है। उन्होंने यहाँ पर आने में देर कर दी है। वो अपना सर पकड़ लेती है और वहां से पतली गली पकड़कर खिसकने की कोशिश करती है कि अगले ही पल उनके कानों में छोटी महारानी की आवाज पड़ती है। छोटी महारानी राजकुमारी चांदनी और युवराज सम्राट सिंह के साथ साथ एक दासी जैसे दिखने वाली लड़की को भी देख लेती है। युवराज सम्राट सिंह वहां से खिसक कर अपने पिताश्री के पास चले जाते हैं और पद्मा चुपचाप सर झुकाए हुए दासियों के पास चली जाती है। वही छोटी महारानी जब देखती है कि राजकुमारी चांदनी वापस बाहर जा रही है तब वह राजकुमारी चांदनी को रोकते हुए बोलती है, अरे चांद कहाँ थी आप? सुबह से हम आपको ढूंढ रहे हैं लेकिन आप हमें मिल भी नहीं रही। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी मासूम सा चेहरा बना लेती है और बोलती है, हमें माफ कर दीजिए छोटी माँ, हमारी तबीयत आज ठीक नहीं थी, लेकिन जब हम आ रहे थे तब हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था जिसकी वजह से हम यहाँ थोड़े देर से पहुँचे। उद्धरण चिन्ह। और यहाँ पहुंचकर हमें पता लग रहा है कि युवराज तेज और हमारी गुलाब का विवाह पहले ही हो चुका है। हम बस एक बार गुलाब के कक्ष में जाकर उन्हें देखना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। तभी महारानी सुमित्रा देवी बोलती है, यहीं पर रुक जाए चांद, वो थोड़ी ही देर में युवराज यश के विवाह के लिए वापस आने वाली है। अपने विवाह की वजह से वो पहले ही बहुत थकी हुई है, आप लोग उनके पास रहेंगे तो उन्हें अच्छा लगेगा और आपकी जीजा साली वाली रस्में युवराज सूरज के विवाह के बाद होगी, इसलिए पहले से ही शरारत करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। उद्धरण चिन्ह। महारानी सुमित्रा देवी की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी का मुंह बन जाता है, लेकिन फिलहाल उनके दिमाग में कोई भी शरारत नहीं थी। वही जब से राजकुमारी चांदनी विवाह भवन में आई हुई है तब से युवराज यश प्रताप सिंह की सिद्धार्थ भारी नजरें राजकुमारी चांदनी पर टिकसी गई है।
राजकुमारी चांदनी में जो साड़ी पहनी हुई है उसमें राजकुमारी चांदनी की कमर बेहद खूबसूरत दिखाई दे रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह अपनी आंखों में जुनून दिए राजकुमारी चांदनी को ऊपर से नीचे तक देखने लगे थे। कुछ तो था उनके दिमाग में जिसकी वजह से उनके चेहरे पर इस वक्त हल्की सी शैतानी चमक थी। थोड़ी ही देर बाद राजकुमारी ऐश्वर्या गुस्से में महारानी सुमित्रा देवी के पास आती है और उनके कान में बोलती है, रानी माँ, हमने हर जगह कुसुम को ढूंढ लिया लेकिन कुसुम कहीं पर भी नहीं है। उद्धरण। राजकुमारी ऐश्वर्या की बात को सुनकर महारानी सुमित्रा देवी एक पल के लिए हैरान हो जाते हैं और अगले ही पल उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो गुस्से से एक नज़र दूर खड़ी कामिनी जी की तरफ देखते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि कुसुम इतनी घटिया हरकत कर सकती है। अगर आज ये विवाह नहीं हुआ तो फिर प्रतापगढ़ की प्रतिष्ठा की धज्जियां उड़ जाएगी अन्य राज्यों में। वो एकदम गुस्से में आ चुकी थी। कुसुम उन्हें पसंद तो खैर पहले से भी नहीं थी, लेकिन आज कुसुम ने जो हरकत की है वो माफी के योग्य नहीं है। महारानी सुमित्रा देवी तुरंत कामिनी जी के पास जाती है और उनके हाथ को पकड़कर खींचते हुए उन्हें कभी लेकर चली जाती है। विवाह भवन में ही थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा गलियारा था जहां पर महारानी सुमित्रा देवी कामिनी जी को लेकर आती है और गुस्से से उन्हें देखने लगती है। वो गरजते हुए कामिनी जी से सवाल करती है, क्या हमारी इज्जत को दुनिया वालों के सामने उछलने के मकसद से ही आपने हमारे पुत्र यश और अपनी उस कुसुम का विवाह करवाने का प्रस्ताव हमारे सामने रखा था? उद्धरण चिन्ह। महारानी सुमित्रा देवी इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो अभी इसी वक्त कामिनी जी को जान से मार देना चाहती थी। लेकिन कामिनी जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर महारानी उन पर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों हो रही है। वो सवालिया नजरों से महारानी को देखने लगती है। अभी भी कामिनी जी को अनजान बनता हुआ देखकर महारानी गुस्सा हो जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, कहाँ है आपकी पुत्री कुसुम? उद्धरण चिन्ह। अगर आज कुसुम विवाह के लिए मंडप पर नहीं आई तो हम आपसे वादा करते हैं आज के बाद से आपका और आपकी पुत्री की जिंदगी इतनी बदतर हो जाएगी कि आप हमसे रहम की भीख मांगेंगे लेकिन हम आप पर जरा भी रहम नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। महारानी सुमित्रा देवी की बात को सुनकर कामिनी जी भी एकदम हैरान हो जाती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि कुसुम ऐसे कैसे कहीं पर भी भाग सकती है। वो तो खुद ही युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत पसंद करती है, फिर विवाह के दिन उसका खुद से भगाना मुमकिन ही नहीं है। महारानी सुमित्रा देवी को गुस्से में देखकर कामिनी जी को डर लग रहा था। वो अपने हाथ जोड़कर महारानी सुमित्रा देवी के सामने भीख मांगते हुए बोलती है, हमें माफ कर दीजिए महारानी, हम अभी कुसुम को ढूंढ कर लाते हैं। उद्धरण चिन्ह। हम आपसे वादा करते हैं हमारी वजह से या हमारी पुत्री की वजह से युवराज यश प्रताप सिंह और प्रतापगढ़ को हम शर्मिंदगी महसूस नहीं होने देंगे, आपको हम पर भरोसा करना होगा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह मंडप पर बिना किसी भाव के बैठे हुए थे, लेकिन उनके जानने वाले उनके चेहरे को देखकर साफ समझ सकते थे कि उन्हें इस वक्त कितना गुस्सा आ रहा है। तभी सभी के कानों में पुरोहित जी की आवाज पड़ती है जो बोल रहे थे, जजमान, मुहूर्त का वक्त बीता जा रहा है, जल्दी कन्या को बुलाए। अब वहां पर मौजूद मेहमानों के बीच आपस में बातें होने लगी। महारानी सुमित्रा देवी को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। महारानी सुमित्रा देवी को कुसुम से इस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी क्योंकि कुसुम युवराज यश प्रताप सिंह को पसंद करती थी। जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा था वहां का माहौल और भी ज्यादा तनाव से भरता जा रहा था। राजकुमारी चांदनी वहां से खिसकने की कोशिश करती है कि इस वक्त वहां पर राजकुमारी ध्वनि और राजकुमारी ऐश्वर्या आ जाते हैं। वहां पर सारे लोग बहुत ज्यादा टेंशन में थे। महारानी सुमित्रा देवी गुस्से से एकदम पागल सी होने लग जाती है। एक महारानी होने के नाते उनके लिए सबसे बड़ा और सबसे नायाब चीज उनका सम्मान है, लेकिन आज कुसुम की वजह से उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ रहा है। वो अभी कुछ सोच ही नहीं पा रही थी। उनकी नज़र बार बार दरवाजे पर थी। अगले ही पल उनकी नज़र राजकुमारी चांदनी पर चली जाती है जो इस वक्त थोड़े टेंशन में दिखाई दे रही थी। युवराज सम्राट सिंह के कहने पर राजकुमारी चांदनी यहाँ पर दुख तो गई थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। एक बात तो तय थी कि राजकुमारी चांदनी किसी भी कीमत पर युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह नहीं करने वाली है। उन्हें युवराज यश प्रताप सिंह बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे क्योंकि असली राजकुमारी चांदनी की मौत युवराज सम्राट सिंह की वजह से ही हुई थी। महारानी सुमित्रा देवी अपने चेहरे के टेंशन के भाव को छुपा लेती है और राजकुमारी चांदनी के पास जाने लगती है। महारानी सुमित्रा देवी को अपने पास आता हुआ देखकर राजकुमारी चांदनी की सांसें रुक जाती है। राजकुमारी चांदनी कहीं ना कहीं जानती थी कि महारानी सुमित्रा देवी उससे क्या बोलने वाली है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह नहीं करने वाली है।
पहले तो वो खुद से ही पूरी कोशिश करेगी सिचुएशन को संभालने की, लेकिन अगर सिचुएशन नहीं ठीक हुआ तब मजबूरी में उसे लक्ष्य के द्वारा कोई कदम उठाना पड़ेगा। लक्ष्य अपने 50 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से पूरे महल के कोने कोने में आग लगा सकता है। वो एकदम हवा की स्पीड से युवराज के पास आकर उन्हें बेहोश कर सकता है। मंडप पर आग लगाना, महल में भूकंप लाना, ऐसा बहुत कुछ है जो लक्ष्य कर सकता है जिसकी वजह से ये शादी रुक सकती है। लेकिन फिर भी राजकुमारी चांदनी को अपनी किस्मत पर भरोसा नहीं था। अगर उनकी किस्मत इतनी अच्छी होती तब वो एंजेलिना से राजकुमारी चांदनी कभी बनती ही नहीं। राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर बेशक थोड़ा टेंशन था, लेकिन युवराज सम्राट सिंह एकदम शांति से बैठे हुए थे। राजकुमारी चांदनी के पास आकर महारानी सुमित्रा देवी उससे बोलती है, चांद बच्चे, आज आपकी रानी माँ को आपकी मदद की आवश्यकता है। आज आप ही हमारे मान सम्मान को बचा सकती हैं। हम जानते हैं कहीं ना कहीं आपका अभी भी युवराज यश को पसंद करती है, और हमारा यकीन कीजिए इन कुछ दिनों में हमने उनकी आंखों में भी आपके लिए कुछ एहसास देखे हैं। युवराज से विवाह कर लीजिए चांद, हमें सबके सामने शर्मिंदा होने से बचा लीजिए चांद। महारानी सुमित्रा देवी की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी बिल्कुल स्टैचू की तरह खड़ी हो गई थी। वो कुछ बोलना चाहती थी लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। जितनी शर्मिंदगी और तकलीफ के साथ महारानी सुमित्रा देवी राजकुमारी चांदनी से विनती कर रही है, ये बात राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। वो महारानी सुमित्रा देवी को ऐसे शर्मिंदा होता हुआ सच में नहीं देख सकती, लेकिन वो विवाह भी नहीं कर सकती। वो बहुत मुश्किल से कुछ सोचती है और अपने एक एक शब्द को सही तरीके से सजाकर बोलती है, रानी माँ, हमें भी अच्छा नहीं लग रहा जब आपको सबके सामने इस तरह शर्मिंदा होना पड़ रहा है। किंतु रानी माँ, हम भी क्या कर सकते हैं, एक बार आप हमारी उम्र देखिए, हम अभी मात्र 17 साल के हैं और इतनी कम उम्र में हम विवाह जैसे बंधन को नहीं संभाल पाएंगे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर सुमित्रा देवी बोलती है, बच्चे, आज आपका जन्मदिन है और आज आप 18 साल की हो चुकी है, और आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, आप जैसे पहले यहाँ पर रहती थी वैसे ही रहेंगी। उद्धरण चिन्ह। हम युवराज को आपके साथ अच्छे से पेश आने के लिए समझा देंगे, किंतु हम आपके सामने हाथ जोड़कर विनती करते हैं, हमारी इज्जत को बचा लीजिए, कर लीजिए विवाह। राजकुमारी चांदनी इस वक्त बहुत दुविधा में पड़ चुकी थी। वो किसी भी कीमत पर युवराज सिंह सर प्रताप सिंह से विवाह नहीं करने वाली थी। वो नज़र घुमाकर युवराज सम्राट की तरफ देखती है जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वही वहां के सभी मेहमान अपने सामने के नज़ारे को देखकर आपस में खुसर खुसर कर रहे थे। अभी राजकुमारी चांदनी अपने टेंशन में ही थी कि अगले ही पल उन्हें अपने हाथ पर किसी की बहुत मजबूत पकड़ महसूस हुई। वो युवराज यश प्रताप सिंह थे। युवराज यश प्रताप सिंह का राजकुमारी चांदनी का इस तरीके से हाथ पकड़ना राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं आया। युवराज यश से तो इस चीज की उम्मीद महारानी सुमित्रा देवी और युवराज सम्राट को भी नहीं थी। बाकी वहां पर मौजूद सभी लोग बूत बने खड़े थे। युवराज यश प्रताप सिंह अपनी आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए जुनून लिए उनके हाथ को पकड़कर अपने साथ मंडप की तरफ खींचकर लेकर जाने लगते हैं। युवराज के इस हरकत से महारानी सुमित्रा देवी और राजकुमारी चांदनी दोनों ही हैरान रह गई। युवराज सम्राट अभी भी बिना किसी भाव के सब कुछ देख रहे थे और लक्ष्य अभी भी बाहर ही था। वहीं युवराज के इस हरकत पर राजकुमारी चांदनी का गुस्सा आपे से बाहर चला गया। वो एकदम से ही गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए बोलती है, ये क्या बदतमीजी है युवराज, छोड़िए हमारा हाथ। राजकुमारी चांदनी की बात पर युवराज बिना किसी भाव के बोलते हैं, हम अपनी माँ को इस तरह भरी महफिल में शर्मिंदा नहीं होने देंगे। उन्होंने हमारे लिए आपको चुना है, इसका मतलब आपको हमसे विवाह करना ही होगा, कि उसने आपकी मर्जी हो या ना हो। उद्धरण चिन्ह। युवराज यश प्रताप सिंह के इस बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी की आंखें गुस्से से एकदम लाल हो गई। आखिर युवराज यश प्रताप सिंह समझते क्या है खुद को। राजकुमारी चांदनी अपने मर्जी की मालिक है, उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर युवराज यश प्रताप सिंह उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहे हैं। और राजकुमारी चांदनी के लिए सबसे हैरानी की बात यह है कि वो अपने हाथ को युवराज की पकड़ से छुड़ा ही नहीं पा रही थी। युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी को घसीटते हुए मंडप पर लाते हैं और अपने बगल में बैठा देते हैं और पुरोहित जी को मंत्र पढ़ने के लिए बोलते हैं। पुरोहित जी भी बिना देरी किए विवाह का मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं। मंत्र शुरू होने के बाद राजकुमारी चांदनी का दिमाग घूम गया। लगता है अब लक्ष्य है इस शादी को रोक सकता है। लक्ष्य की सुनने की शक्ति बहुत तेज है, वो राजकुमारी चांदनी की हल्की आवाज भी सुन सकता है।
वो लक्ष्य को आवाज लगाती है, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार लक्ष्य को राजकुमारी चांदनी की आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी और यहाँ युवराज ने राजकुमारी चांदनी के हाथ को बेहद में मजबूती से पकड़ा हुआ था। युवराज के इस हरकत पर महारानी सुमित्रा देवी को भी गुस्सा आ जाता है। वो युवराज सर प्रताप सिंह की आंखों में एक अलग साधन जुनून देख पा रहे थे। युवराज यश प्रताप सिंह को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हर हाल में राजकुमारी चांदनी से विवाह करके ही रहेंगे। अब महारानी को अपने ही किए गए फैसले पर पछतावा होने लगा था। वो साफ साफ देख पा रही थी कि राजकुमारी चांदनी को युवराज यश प्रताप सिंह से विवाह नहीं करना है, लेकिन युवराज उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। अचानक से राजकुमारी चांदनी खुद को छुड़ाना बंद कर देती है और स्टैचू की तरह चुपचाप बैठी रहती है। उसे सबसे ज्यादा गुस्सा तो युवराज सम्राट सिंह पर आ रहा था, जो कुछ कर ही नहीं रहे थे और चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। जब युवराज को महसूस हुआ कि राजकुमारी चांदनी अब हार मर चुकी है और विवाह के लिए तैयार हो चुके हैं, तब उनकी पकड़ राजकुमारी चांदनी के मुलायम हाथों पर हल्की ढीली हो गई। राजकुमारी चांदनी ने मन ही मन सोच लिया था कि अब वो युवराज सम्राट सिंह को सबक सिखाएंगी। वो नॉर्मल टिपिकल लड़की की तरह रोने का नाटक करने लगती है और युवराज यश प्रताप सिंह को यही सब बिल्कुल पसंद नहीं है। इन्हीं सब चीजों की वजह से उन्हें पुरानी राजकुमारी चांदनी पसंद नहीं थी। वो राजकुमारी चांदनी के हाथ पैर से अपने हाथ को हटा देते हैं और पुरोहित जी आराम से विवाह को आगे बढ़ा रहे थे। रोते रोते राजकुमारी चांदनी को जैसे ही एहसास हुआ कि उनका हाथ आज़ाद हो चुका है, उनके दिमाग में एक शैतानी आइडिया आ गया। कुसुम की करनी को राजकुमारी चांदनी बिल्कुल नहीं भोगने वाली है और सबसे पहले यहाँ पर युवराज सम्राट सिंह को सबक सिखाना होगा। हाँ, तो छुट्टे ही राजकुमारी चांदनी के ना दिखने वाले आंसू अपने आप ही गायब हो जाते हैं और वो अपनी फुल स्पीड से मंडप से खड़ी होती है और युवराज सम्राट सिंह की तरफ भाग जाती है। राजकुमारी चांदनी को रोता हुआ देखकर युवराज यश प्रताप सिंह समझ चुके थे कि राजकुमारी चांदनी अब चुपचाप उनकी बात मानेगी, क्योंकि असली राजकुमारी चांदनी भी रोते वक्त एकदम आज्ञाकारी बच्चे की तरह बिहेव करती थी। लेकिन यहाँ पर युवराज यश प्रताप सिंह ने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि उनके हाथ छोड़ते हैं राजकुमारी चांदनी भागने जैसा काम करेगी। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में खड़े होते हैं और राजकुमारी चांदनी की तरफ वापस से जाने लगते हैं। अभी राजकुमारी चांदनी युवराज सम्राट सिंह के पास पहुंच पाती उसके पहले ही उन्हें अपने पेट पर दो मजबूत हाथ की पकड़ महसूस होती है। युवराज यश प्रताप सिंह ने उन्हें पीछे से ही पकड़ लिया था और बेहद ही मजबूती से खुद से चिपका लिया था। वो राजकुमारी चांदनी के कंधे पर अपने सर को रखते हैं और बेहद ही जुनून भरी आवाज में बोलते हैं, बहुत तड़पाया है आपने हमें चांद पर, अब और नहीं, आज हम हर हाल में आपको, आपके जिस्म को और आपके रूप को अपना बनाकर ही रहेंगे। ये बात युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के कान में बेहद ही मदहोशी बड़ी आवाज में बोल रहे थे, जिसकी वजह से राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर टेंशन के भाव आ चुके थे। जिस दीवानगी के साथ युवराज सर प्रताप सिंह उनसे बात कर रहे थे, राजकुमारी चांदनी के रोंगटे खड़े हो चुके थे, उन्हें डर लगने लगा था। युवराज यश प्रताप सिंह की ऐसी हरकत को देखकर युवराज सम्राट सिंह जी हैरान हो चुके थे, क्योंकि स्टोरी बुक के अनुसार युवराज यश प्रताप सिंह ऐसे नहीं थे। वहां पर मौजूद सारे लोग युवराज की ऐसी जबरदस्ती को देखकर हैरान हो चुके थे। राजकुमारी ध्वनि और राजकुमारी ऐश्वर्या को तो युवराज के इस हरकत की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। छोटी महारानी और तारा बुआ जी भी गुस्से से युवराज यश प्रताप सिंह को देख रही थी। वहां पर मौजूद हर एक इंसान युवराज यश प्रताप सिंह की आंखों में राजकुमारी चांदनी के लिए दीवानगी साफ साफ देख पा रहा था। राजकुमारी चांदनी अपनी दुनिया में कभी भी किसी रोमांटिक रिलेशनशिप जैसे चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करती थी, जिसकी वजह से उन्हें इन सब चीज़ों का कोई आइडिया ही नहीं था। न ही वो कोई मूवी देखती थी, न ही उनका कोई बॉयफ्रेंड था। मार्क्स एंजेलिना का फ्रेंड था, जिसका बार बार एंजेलिना की केयर करना मुझे देना को अच्छा लगता था, इसीलिए उसके धोखे ने एंजेलिना को तकलीफ दी थी। कोष्टक मिलजुल कर राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के इरादों को नहीं समझ पा रही थी, लेकिन उन्हें नेगेटिव वाइब जरूर आ रही थी। एक अजीब सा डर राजकुमारी चांदनी के दिल में घर कर चुका था। युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी के हाथ को पकड़कर घसीटते हुए वापस से उन्हें मंडप पर लेकर जाने लगा। इस बीच राजकुमारी चांदनी जोर से चिल्लाते हुए बोलती है, हमने बोला ना, हमें आपसे विवाह नहीं करना, हम युवराज सम्राट सिंह से प्रेम करते हैं और उन्हीं से विवाह करेंगे। अपना नाम सुनते ही युवराज सम्राट सिंह उर्फ सार्थक सकपका गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि राजकुमारी चांदनी खुद को बचाने के लिए उन्हें बलि का बकरा बना रही है। वहां पर मौजूद महाराज विनोद सिंह और महारानी सुमित्रा देवी जब राजकुमारी चांदनी के बात को सुनती है, तब दोनों का ही दिमाग घूम जाता है।
और राजकुमारी ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह को भी बहुत गुस्सा आता है, लेकिन फिलहाल के लिए वो राजकुमारी चांदनी की बात को इग्नोर करते हैं। वो झटके से राजकुमारी चांदनी को मंडप पर बैठा देते हैं और खुद एक बार फिर उनके हाथ को पकड़कर बैठ जाते हैं। एक और चीज राजकुमारी चांदनी को समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर क्यों बीच से भी ज्यादा लोगों से अकेले लड़ जाने वाली राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के सामने कमजोर पड़ जाती है। राजकुमारी चांदनी को अपने सारे तरीके फेल होते हुए नजर आ रहे थे। पुरोहित जी अब उन दोनों को फेरे लेने के लिए खड़े होने को बोलते हैं। युवराज यश प्रताप सिंह जल्दी से खड़े हो जाते हैं और झटके से राजकुमारी चांदनी को भी खड़े कर देते हैं। तभी वहां पर किसी की कमजोर और घबराई हुई आवाज गूंज जाती है, हमारे जीते जी ये विवाह नहीं हो सकता, रुक जाए युवराज। दरवाजे से आ रही आवाज को सुनकर सभी की नजर दरवाजे की तरफ चली जाती है। वहां पर खड़े इंसान को देखकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहां पर मौजूद सभी लोग एक नज़र युवराज यश प्रताप सिंह को देखते हैं और एक नज़र दरवाजे पर खड़े इंसान को। वो कुसुम थी, जिसके शरीर पर इस वक्त बहुत सारे चोट के निशान थे। उसे इस हालत में देखकर किसी को समझ में ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। युवराज यश प्रताप सिंह बिना किसी भाव के दरवाजे पर खड़ी कुसुम को देख रहे थे। वही कुसुम को देखकर राजकुमारी चांदनी खुश हो जाती है। युवराज सम्राट सिंह के चेहरे पर इस वक्त डेविल स्माइल थी और कुसुम के पीछे से लक्ष्य अभी बाहर निकलता है। युवराज यश प्रताप सिंह मन ही मन सोचते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हमने जिस जगह कुसुम को अगवा करके रखवाया था वहां कोई साधारण इंसान नहीं जा सकता है। उद्धरण चिन्ह। लेकिन बेचारे युवराज यश प्रताप सिंह को क्या पता कि लक्ष्य कोई साधारण इंसान नहीं है। वैसे आप लोग सही सोच रहे हैं, कुसुम के गायब होने के पीछे युवराज यश प्रताप सिंह का हाथ था। उन्होंने ही राजकुमारी चांदनी से विवाह करने के लिए कुसुम को गायब करवाया था। वो अच्छे से जानते थे कुसुम के गायब हो जाने के बाद महारानी सुमित्रा देवी के पास सिर्फ राजकुमारी चांदनी ही एक आखिरी विकल्प बचेगी। लेकिन इस वक्त कुसुम को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था। वही कुसुम दंदनाते हुए अंदर आती है और राजकुमारी चांदनी को मंडप से खींचते हुए अपने सामने खड़ा करती है और एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर जड़ देती है। कुसुम के इस हरकत की उम्मीद राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल भी नहीं थी। उनका चेहरा काला पड़ जाता है। वो एकदम गुस्से से तमतमा आ जाती है, लेकिन कुछ सोचकर चुप रहती है। वही कुसुम गरजते हुए महारानी सुमित्रा देवी की तरफ देखते हुए बोलती है, महारानी जी देखिए इस बदचलन लड़की को, जो हमारे ही होने वाले पति के प्रेम में इतनी अंधी थी कि विवाह के दिन ही इन्होंने हमारा अपहरण करवा लिया। उद्धरण चिन्ह। बेचारी कुसुम की किस्मत अच्छी थी जो राजकुमारी चांदनी को बदचलन का मतलब नहीं पता था, वरना आज यहाँ पर उसकी डोली नहीं अर्थी उठती। लेकिन सार्थक सब कुछ समझ रहा था और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन आगे की तमाशा को देखने के लिए सब चुप थे और इंतजार कर रहे थे। वहीं युवराज यश प्रताप सिंह जब देखते हैं कि कुसुम ने राजकुमारी चांदनी को थप्पड़ मारा है, तब युवराज गुस्से में खड़े होकर कुसुम के पास आते हैं और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं। युवराज सर प्रताप सिंह का थप्पड़ इतना ज्यादा जोरदार था कि कुसुम सीधा जमीन पर गिर जाती है और उसके होंठों के किनारे से खून आने लगता है। इस बार इस जगह पर सारे लोग हैरान हो चुके थे। राजकुमारी चांदनी, युवराज सम्राट सिंह और महारानी सुमित्रा देवी तो सबसे ज्यादा हैरान थी युवराज के इस क्रिया को देखकर। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से में दहाड़ते हुए बोलते हैं, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी होने वाली धर्मपत्नी पर हाथ उठाने की। आपको अंदाजा भी नहीं है कि हम इसके लिए आपको क्या सजा दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह की आवाज इतनी ज्यादा डरावनी थी जिसकी वजह से कुसुम डर चुकी थी। वही जब राजकुमारी चांदनी कुसुम के आने के बाद भी युवराज के मुंह से अपने लिए उनकी धर्मपत्नी सुनती है, तब राजकुमारी चांदनी को बहुत गुस्सा आता है। वो बिना किसी भाव के युवराज यश प्रताप सिंह की तरफ देखते हुए बोलती है, तो युवराज जब आपकी असली पत्नी आ चुकी है तब हमें यहाँ से जाना चाहिए और आपको उन्हीं से विवाह करना चाहिए जिससे तय हुआ था। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की इस बात को सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह को बहुत गुस्सा आता है। उन्हें कुसुम से नहीं बल्कि राजकुमारी चांदनी से विवाह करना था। वो अपना और राजकुमारी चांदनी का विवाह को अरेंज मैरिज दिखाना चाहते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इतनी बड़ी प्लानिंग की थी, लेकिन यहाँ सब उल्टा हो रहा है। वो चाहते तो राजकुमारी चांदनी को अपने दिल की बात बता देते और महारानी सुमित्रा देवी को भी बता सकते थे कि उन्हें राजकुमारी चांदनी से विवाह करना है, लेकिन उनके मेल ईगो ने उन्हें रोक लिया था। वैसे भी विवाह के बाद राजकुमारी चांदनी अपनी मर्जी से क्या जबरदस्ती से युवराज के साथ अपना रिश्ता निभाती जरूर।
लेकिन अब यहाँ युवराज को राजकुमारी चांदनी अपने हाथ से जाती हुई दिखाई दे रही थी। वो किसी भी कीमत पर राजकुमारी चांदनी को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते थे। वो अपनी आंखों से कुछ सैनिकों को इशारा करते हैं और तभी वहां पर कुछ सैनिक आ जाते हैं और कुसुम को पकड़ लेते हैं। युवराज सर प्रताप सिंह के इस हरकत से वहां पर मौजूद सब लोग हैरान हो चुके थे। महारानी सुमित्रा देवी शर्मिंदगी से वहां पर मौजूद सभी मेहमान को जाने का इशारा करती है। उनका इशारा पाकर कुछ दासियां मिलकर वहां के सभी मेहमान को सम्मानपूर्वक वाहन से भेज देती है। वही कुसुम को अभी 2 सैनिकों ने पकड़ रखा था। युवराज कुमारी चांदनी के पास आकर उनके हाथ को पकड़ लेते हैं और उन्हें खींचते हुए मंडप की तरफ लेकर जाने लगते हैं। अब तो राजकुमारी चांदनी का एकदम दिमाग गर्म हो चुका था। वो जब तक मंडप पर पहुंची तब पुरोहित जी की आवाज उन सभी के कानों में पड़ी जो बोल रहे थे, जजमान अब विवाह नहीं हो सकता क्योंकि आज का मुहूर्त खत्म हो चुका है। उद्धरण चिन्ह। पुरोहित जी की इस बात को सुनते हैं युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से से तिलमिला जाते हैं। वो गुस्से में मोहित जी को बोलते हैं, कल का शुभ मुहूर्त बताए पुरोहित जी। उद्धरण चिन्ह। युवराज की इतनी ऊंची आवाज को सुनकर पुरोहित जी को डर लग रहा था। वो हकलाते हुए बोलते हैं, राजकुमारी ध्वनि का विवाह तो आज ही होना जरूरी था, सो हो गया उनका मुहूर्त बीत जाता तो फिर अगले कुछ सालों तक कोई मुहूर्त नहीं था, लेकिन आपके विवाह के लिए कल भी एक मुहूर्त है। उद्धरण चिन्ह। कल पूरे दिन राजकुमारी जी को व्रत रखना होगा और शाम के समय उनका विवाह होगा। उद्धरण चिन्ह। इतना ही पुरोहित जी बहुत मुश्किल से बोल पा रहे थे। उन्होंने सुना तो था कि युवराज सर प्रताप सिंह बहुत खतरनाक है, लेकिन आज उन्हें अपनी आंखों से देखने का मौका मिल रहा था। इस वक्त वहां पर राज परिवार के सभी लोग मौजूद थे, उसके अलावा युवराज तेज सिंह के परिवार के भी सभी लोग मौजूद हैं। युवराज सम्राट को समझ में आ चुका था कि माहौल को ज्यादा ही गंभीर हो रहा है। ऐसा नहीं है कि माहौल उनके हाथों से चला गया है, लेकिन उन्हें राजकुमारी चांदनी को लेकर टेंशन थी। राजकुमारी चांदनी का दिमाग घूम रहा था। तभी एक बार फिर से उनके कानों में युवराज की आवाज पड़ती है, रश्मिका की हमारी दुल्हन को उनके कक्ष तक ले जाए और इन्हें नजरबंद करके रखिए। जब तक हमारा विवाह नहीं हो जाता तब तक आपको ही इनका ख्याल रखना है। उद्धरण चिन्ह। वहां पर मौजूद सभी लोग हैं युवराज यश प्रताप सिंह की बेशर्मी को देखकर हैरान थे। गिरिराज यश प्रताप सिंह अब सच में अपनी हद पार कर रहे थे। राजकुमारी चांदनी चुपचाप रश्मिका के साथ चली जाती है, लेकिन राजकुमारी चांदनी के दिमाग में इस वक्त हजारों सवाल थे। कहानी के अनुसार तो युवराज यश प्रताप सिंह को राजकुमारी चांदनी बिल्कुल पसंद नहीं थी, फिर अब अचानक से क्या बदल गया। राजकुमारी चांदनी के चले जाने के बाद युवराज तेज सिंह के परिवारजन भी विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चले जाते हैं, लेकिन इस वक्त सबके दिमाग में सिर्फ युवराज यश प्रताप सिंह ही चल रहे थे। सभी के चले जाने के बाद महारानी सुमित्रा देवी युवराज यश प्रताप सिंह के पास आती है और उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि युवराज यश प्रताप सिंह इस तरह के इंसान हैं। आज उन्हें शर्मिंदगी कुसुम की वजह से नहीं बल्कि युवराज यश प्रताप सिंह की वजह से उठानी पड़ गई। न जाने सभी अतिथि उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। सबसे पहला सवाल तो महारानी सुमित्रा देवी की परवरिश पर ही उठेगा। महारानी सुमित्रा देवी अपनी आंखों में आंसू लिए हुए युवराज को बोलती है, आपने हमेशा अपनी मनमानी की है युवराज, लेकिन आज नहीं। हमने चांद की आंखों में देखा है वो आपसे विवाह नहीं करना चाहती है। उद्धरण चिन्ह। और अब तो हम भी देखते हैं कि उनकी मर्जी के बगैर कैसे आप उनसे विवाह करते हैं। हमने हमेशा आपका हर फैसले में साथ दिया था, लेकिन इस बार आप गलत हैं और हम आपका साथ नहीं देंगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर महारानी सुमित्रा देवी गुस्से से वहां से चली जाती है। वही वहां पर मौजूद बाकी सभी लोग भी गुस्से से युवराज को देखते हैं और वहां से चले जाते हैं। कुसुम को भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि युवराज राजकुमारी चांदनी की शादी करने के लिए उनके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं। ये वही युवराज है जो एक पल पर राजकुमारी चांदनी का चेहरा तक देखना पसंद नहीं करते थे। लेकिन युवराज इस वक्त इतने ज्यादा गुस्से में थे कि कामिनी जी तुरंत आकर कुसुम के हाथ को पकड़कर उसे खींचकर लेकर चली जाती है। सभी के चले जाने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह किसी साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो हंसते हुए ही बोलने लगते हैं, कोई भी हमारा और आपका विवाह नहीं रोक सकता चांद। उद्धरण चिन्ह। आप हमारी है चांद और हम आपको कल पूरे तरीके से अपना बना लेना चाहते हैं। हाँ, हम समझते हैं आप हमसे नाराज हैं क्योंकि हम आपको हर वक्त नज़रअंदाज कर देते थे, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। उद्धरण चिन्ह। न जाने क्यों जब से आप उस दिन जंगल से वापस आए हैं हमें बहुत लुभा रहे हैं।
उस दिन के बाद से हमारा मन आपके प्रति आकर्षित होने लगा है राजकुमारी चांदनी। उद्धरण चिन्ह। आप चाहे कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले लेकिन इस विवाह को नहीं रोक सकती। हमारे कैद से आप कभी दूर नहीं जा सकती। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर युवराज यश प्रताप सिंह किसी साइको की तरह जोर जोर से हंसने लगते हैं। आज सभी के सामने उनका एक अलग ही रूप आ रहा था। राजकुमारी चांदनी इस वक्त आराम से अपने कक्ष में अपने बिस्तर पर किसी महारानी की तरह बैठी हुई थी। उनके सामने खड़े युवराज सम्राट सिंह ने गुस्से से उन्हें देख रहे थे और बोल रहे थे, आपको समझ में भी आ रहा है कि आज क्या हुआ है? चांद युवराज आपसे विवाह करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज सम्राट सिंह की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी बोलती है, अरे साहब तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम्हें क्या लगता है एंजेलिना इतनी कमजोर है जो वो युवराज यश प्रताप सिंह का सामना नहीं कर सकती? उद्धरण चिन्ह। तुमने मुझे बहुत हल्के में ले लिया है। उस यश प्रताप सिंह की इतनी हैसियत ही नहीं है कि वो हमसे विवाह कर सके। हमारे पास हजारों तरीके हैं युवराज को लाइन पर लाने के लिए लेकिन राजकुमारी चांदनी के लेकिन को सुनकर युवराज सम्राट सिंह सवालिया नजरों से उन्हें देखने लगते हैं। राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के बोलती है, रानी माँ बहुत कुछ ऐसा है हमारे बारे में जो जानती है और हम उनसे अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, इसीलिए हम इस महल में हैं। उद्धरण चिन्ह। क्वीन है हम, क्वीन अपनी दुनिया की क्वीन रह चुके हैं। आपको क्या लगता है इस दुनिया में हम मात्र एक मामूली सी राजकुमारी बनकर रहेंगे? स्मर्क। हम यहाँ पर भी अपना एक साम्राज्य बनाएंगे जहाँ की हम रानी हो। उद्धरण चिन्ह। और हमें अब लगता है जैसे हमारा इस महल को छोड़कर जाने का वक्त आ चुका है, लेकिन जाने से पहले बस कुछ लोगों को सबक सिखाना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। युवराज सम्राट सिंह अजीब नजरों से राजकुमारी चांदनी को देखते हैं और सवाल करते हैं, किसे सबक सीखना चाहती है आप? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी अपने चेहरे पर टेढ़ी स्माइल लिए हुए बोलती है, याद है विवाह भवन में आने की जस्ट थोड़ी देर पहले ही हम पर हमला हुआ था? उन लोगों को कुसुम ने भेजा था, तो तुम अब बस देखो हम कुसुम के साथ क्या करते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी बिल्कुल किसी शैतानों की तरह जोर से हंसने लगती है। वो कल कुसुम के साथ कुछ तो करने वाली है। अगली सुबह। आज की सुबह युवराज यश प्रताप सिंह कुछ ज्यादा ही खुश थे। आज आखिरकार राजकुमारी चांदनी उनकी जो होने वाली है, लेकिन उनकी सोच के उलट महारानी सुमित्रा देवी बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि राजकुमारी चांदनी का विवाह युवराज यश प्रताप सिंह से हो। वो जिस तरीके का पागलपन युवराज की आंखों में देख रही थी ये सब राजकुमारी चांदनी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। कल युवराज की हरकतों को देखकर ही महारानी सुमित्रा देवी समझ चुकी थी कि युवराज हर हाल में राजकुमारी चांदनी को अपना बनाना चाहते हैं और आज का विवाह भी बहुत तमाशे से भरा होगा। आखिर में थक हार कर उनके पास बस एक ही रास्ता बचता है। उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रख दिया और राजकुमारी चांदनी को यहाँ से भगाने का फैसला किया। वो अपनी एक दासी को बुलाती है और इसे कुछ इंस्ट्रक्शन देती है, उसके बाद अपने कक्ष में चली जाती है। वो दासी सभी की नजरों से बचते हुए राजकुमारी चांदनी के कक्ष के बाहर आकर पहरा देने लगती है। थोड़ी देर बाद मौका मिलते ही वो दासी राजकुमारी चांदनी के कक्षा के अंदर चली जाती है। वही कक्ष में बैठी हुई राजकुमारी चांदनी अपनी जिंदगी के बारे में सोच रही थी, जो कि इंडियन टीवी सीरियल से कम नहीं लग रहा था। राजकुमारी चांदनी बस बाहर से किसी के अंदर आने का इंतजार कर रही थी। उनका इंतजार फाइनली खत्म होता है और एक दासी उनके लिए भोजन लेकर कक्ष में प्रवेश करती है। हालांकि पुरोहित जी ने राजकुमारी चांदनी को आज के दिन व्रत रखने के लिए बोला हुआ था, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह नहीं चाहते थे कि राजकुमारी चांदनी भूखी रहे। वो एक दासी से राजकुमारी चांदनी के लिए भोजन उनके कक्ष में ही भेज देते हैं। मेरे दोस्तों, आप लोग फिक्र मत करो, राजकुमारी चांदनी का विवाह युवराज यश प्रताप से नहीं होगा। ये तो अभी सस्पेंस है, आपके लिए बताऊंगा नहीं, आगे सुन लेना। आइए चलते हैं स्टोरी पर। युवराज के द्वारा भेजे गए भोजन को राजकुमारी चांदनी के पास ले जा रही दासी के सामने अचानक से ही एक और दासी आ जाती है और बोलती है, आपको महारानी ने अभी अपने कक्ष में बुलाया है। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनकर पहले वाली दासी थोड़ी परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे राजकुमारी चांदनी के पास भजन पहुंचना था। उसे दासी की दुविधा को समझकर दूसरी वाली दासी बोलती है, आप फिक्र मत कीजिए, हम इस भोजन को राजकुमारी चांदनी तक पहुंचा देंगे, आप अभी जल्दी जाए वरना महारानी जी गुस्सा हो सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। उस दासी को ये बात सही लगी, इसीलिए वो राजकुमारी चांदनी का भजन दूसरी दासी को पकड़ाकर महारानी सुमित्रा देवी के पास चली जाती है। अब वो दासी राजकुमारी चांदनी के पास भोजन लेकर जाने लगती है, लेकिन वो सबकी नजरों से बचते हुए राजकुमारी चांदनी के भोजन में रखे हुए दाल में कुछ पाउडर मिला देती है।
उस दासी को ऐसी हरकत करते हुए किसी ने नहीं देखा था। अपनी घटिया प्लान को अंजाम देने के बाद वो दासी राजकुमारी चांदनी तक उसे भोजन को पहुंचा देती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। शाम का समय। विवाह भवन में इस वक्त बहुत चहलकदमी थी। इस वक्त युवराज यश प्रताप सिंह मंडप पर बैठे हुए पूजा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में पुरोहित जी दुल्हन को बुलाने के लिए बोलते हैं। महारानी सुमित्रा देवी बिना किसी भाव के सब कुछ खड़ी होकर देख रही थी। उसे पूरे जगह पर युवराज यश प्रताप सिंह के परिवार के अलावा और कोई भी मौजूद नहीं था। कल की युवराज यश प्रताप सिंह के हरकत को देखकर और राजकुमारी चांदनी के द्वारा युवराज सम्राट सिंह का नाम लिए जाने की वजह से महाराज विनोद सिंह थोड़ा घबरा गए थे, जिसकी वजह से वो सुबह ही राजकुमारी ध्वनि की विदाई करवाकर उन्हें अपने साथ ले गए। युवराज सम्राट सिंह का जाने का मन तो नहीं था, लेकिन उन्हें भरोसा था कि राजकुमारी चांदनी को दुनिया में कोई भी इंसान परेशान नहीं कर सकता है। वो अपने पिता के कहने पर उनके साथ चले गए। राजकुमारी ध्वनि भी माहौल की नाजुकता को समझकर चुपचाप चली गई थी। वो अपने भाई का वैसा वाला रूप फिर से नहीं देखना चाहती थी। विदाई के समय पर भी उनके आंखों में आंसू नहीं बल्कि चेहरे पर चिंता के भाव थे। ये चिंता सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी चांदनी के लिए थी, क्योंकि राजकुमारी ध्वनि अपने भाई को बहुत अच्छे से जानती है। अगर उन्हें एक बार कुछ पसंद आ जाए तो वो हर हाल में उसे हासिल करके रहते हैं। यही सब सोचते हुए महारानी सुमित्रा देवी बिना किसी भाव के मंडप पर बैठे हुए युवराज को देख रही थी। छोटी महारानी और तारा बुआ जी को भी ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। छोटे युवराज मान प्रताप सिंह भी इस बार युवराज यश प्रताप सिंह के हरकत से गुस्सा हो गए थे। वो बेशक 15 साल के थे, मगर इतने छोटे भी नहीं थे जो उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आए। वही कामिनी जी भी बिना किसी एक्सप्रेशन के चुपचाप वहां पर खड़ी थी। थोड़ी ही देर में राजकुमारी ऐश्वर्या राजकुमारी चांदनी को लेकर आ जाती है। राजकुमारी चांदनी ने अपने चेहरे पर बड़ा सा घूंघट रख कर रखा था। राजकुमारी ऐश्वर्या चुपचाप राजकुमारी चांदनी को युवराज यश प्रताप सिंह के बगल में बैठा देती है और बिना किसी भाव के महारानी सुमित्रा देवी के पास जाकर खड़ी हो जाती है। पुरोहित जी विवाह का मंत्र शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे विवाह की प्रक्रिया आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी देर में युवराज या प्रताप सिंह और राजकुमारी चांदनी फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। युवराज यश प्रताप सिंह जब देखते हैं कि राजकुमारी चांदनी आगे नहीं बढ़ रही है, तब उन्हें गुस्सा आ जाता है और वह राजकुमारी चांदनी के हाथ को पकड़कर खींचते हुए फेरे लेने लगते हैं। थोड़ी ही देर में युवराज यश प्रताप सिंह राजकुमारी चांदनी को मंगलसूत्र पहनाकर घूंघट के अंदर ही हाथ डालकर उनके मांग में सिंदूर भर देते हैं। किसी के साथ साथ पुरोहित जी बोलते हैं, विवाह संपन्न हुआ, आज से आप दोनों अगले 7 जनों के लिए पति पत्नी हुए। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही युवराज यश प्रताप सिंह के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। वो जल्दी से खड़े हो जाते हैं और राजकुमारी चांदनी को पकड़कर अपने सीने से लगा लेते हैं। वो किसी साइको की तरह राजकुमारी चांदनी के गर्दन पर अपनी नाक रगड़ने लगते हैं, लेकिन अगले ही पल उन्हें राजकुमारी चांदनी के अंदर से वो मदहोश कर देने वाली खुशबू नहीं आ रही थी जो हमेशा ही उनके शरीर से आती है। इस चीज को महसूस करते हैं युवराज यश प्रताप सिंह का पारा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आकर झटके से राजकुमारी चांदनी के चेहरे पर का घूंघट उठाकर फेंक देते हैं। दुल्हन को देखकर वहां पर मौजूद सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। दुल्हन का चेहरा देखकर युवराज यश प्रताप सिंह का चेहरा काला पड़ जाता है। ये लड़की राजकुमारी चांदनी नहीं थी, वो तो कुसुम थी। युवराज यश प्रताप सिंह ने कुसुम से विवाह कर लिया था और कुसुम के साथ ही अपने आप को 7 जन्मों के लिए बांध लिया था। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से से तिलमिला जाते हैं। वो अपने एक हाथ से कुसुम के कंधे को बेहद ही मजबूती से पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से कुसुम के चेहरे पर एक जोरदार तमाचा जड़ देते हैं। कुसुम को किस चीज की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो जमीन पर गिर जाती है और अपनी आंखों में आंसू लिए युवराज यश प्रताप सिंह को देखने लगती है। वो रोती हुई आवाज में बोलती है, आपने हमें मार युवराज, आखिर हमारी गलती क्या है? यही कि हम आपसे प्रेम करते हैं, राजकुमारी चांदनी से भी ज्यादा। अरे वो तो आपको पसंद भी नहीं करती, फिर भी आप उनसे विवाह करना चाहते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर कुसुम फूट फूट कर रोने लगती है, लेकिन युवराज यश प्रताप सिंह को उसके रोने से कोई लेना देना नहीं था। वो नीचे झुककर कुसुम की गर्दन पकड़ लेते हैं और उसे हवा में उठा देते हैं और गरजते हुए सवाल करते हैं, कहाँ है हमारी चंद? सच सच बताएगा, वरना हम आपकी जान आपकी हलक से खींच लेंगे। कुसुम डरते हुए युवराज यश प्रताप सिंह को जवाब देती है, युवराज हमारा भरोसा कीजिए, हमें नहीं पता है राजकुमारी चांदनी कहाँ पर है। उद्धरण चिन्ह।
हमें बस पता लगा था कि राजकुमारी चांदनी विवाह नहीं करना चाहती है, इसलिए वो विवाह छोड़कर भाग चुकी थी। तब हमने आपके और आपके परिवार की इज्जत बचाने के लिए आपसे विवाह कर लिया। उद्धरण। युवराज यश प्रताप सिंह अपनी पकड़ को कुसुम के गर्दन पर कस देते हैं और फिर सवाल करते हैं, एक आखिरी मौका दे रहा हूँ, सच सच बताओ हमारी चांद कहाँ है, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मौत से भी बदतर जिंदगी बना देंगे आपकी। उद्धरण चिन्ह। कुसुम को अपने गार्डन में बहुत दर्द हो रहा था। वो सांस नहीं ले पा रही थी और उसे खांसी आ रही थी। युवराज उसकी हालत को देखकर उसे जमीन पर वापस से पटक देते हैं और उसके हाथ को अपने जूते के नीचे दबाकर फिर सवाल करते हैं, बताओ कहाँ है हमारी चांद। दूर से कामिनी जी सब कुछ देख रही थी। उनसे जब रहा नहीं जाता तब वो बीच में आती है और युवराज के सामने हाथ जोड़कर उनसे भीख मांगते हुए बोलती है, हमारी पुत्री को छोड़ दीजिए युवराज, हम आपको सारा सच बताएंगे। उद्धरण चिन्ह। कुसुम को आपसे विवाह करना था, इसीलिए उसने राजकुमारी चांदनी को जहर दिलवा दिया था। जो भोजन आपने उनके लिए भिजवाया था उसी में जहर था। और जब उनकी मृत्यु हो गई तब हमारे कुछ आदमी उन्हें ले जाकर जंगल में फेंक आए हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते हैं वहां पर घर सन्नाटा छा जाता है। सबका दिमाग एक पल के लिए ट्रांस स्टेट में चला गया। सब शून्य की अवस्था में कामिनी जी को देखने लगे। राजकुमारी चांदनी के मरने की बात सुनकर युवराज यश प्रताप सिंह सदमे में ही जा चुके थे। वो तुरंत अपने होश में आते हैं और अपने सैनिकों को बोलते हैं, जल्दी जाकर आसपास के हर इलाके में छान मारो। उद्धरण चिन्ह। हमें हमारे चांद हर कीमत पर चाहिए। उस दिन चांद ने हमारी शरबत में जहर को पहचान लिया था, तो फिर वो अपने भोजन में भी जहर को पहचान सकती थी। हमें पूरा भरोसा है उन्होंने जहर नहीं खाया हुआ है, वो बस हमसे दूर जाने के लिए ये सब षड्यंत्र रच रही है। उद्धरण चिन्ह। प्रतापगढ़ की सीमा के सभी सैनिकों को आगाह कर दो कि राजकुमारी चांदनी प्रतापगढ़ की सीमा से बाहर ना जा पाए, और वक्त काम है तुम लोगों के पास, जल्द से जल्द हमारी चांद को हमारे पास लेकर आओ। इतना ऑर्डर देने के बाद युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से से तिलमिलाए हुए थे। वो एक नज़र कामिनी जी और कुसुम को देखते हैं, उसके बाद अपने सैनिक को बुलाते हैं। वो अपने सैनिक को ऑर्डर देते हैं कि इन दोनों माँ बेटी को काल कोठरी में बंद करो और 100 कोड़े इन्हें पने चाहिए। उद्धरण चिन्ह। युवराज यश प्रताप सिंह के इस ऑर्डर को सुनकर कुसुम और कामिनी जी दोनों ही हैरान हो जाती है। जबरदस्ती और धोखे से ही सही, लेकिन कुसुम युवराज यश प्रताप सिंह की पत्नी बन चुकी है। क्या युवराज यश प्रताप सिंह अपनी पत्नी के साथ ऐसा बिहेव करेंगे? अब देखो भाई लोग, युवराज सम्राट सिंह उर्फ सार्थक की स्टोरी बुक वाली कहानी दोबारा से रिपीट हो गई, लेकिन इस बार कुछ बदला है। इस बार दुल्हन राजकुमारी चांदनी थी जो भाग चुकी है और अब बाली का बकरा कुसुम बनी है। किताब की कहानी के अनुसार जितना टॉर्चर राजकुमारी चांदनी ने सहा है, अब वही टॉर्चर कुसुम सहेगी। सैनिक जाकर चुपचाप दोनों माँ बेटी को अपने साथ काल कोठरी में लेकर चला जाता है। युवराज यश प्रताप सिंह गुस्से से वहां पर मौजूद हर सामान को तोड़ने लगते हैं और अपने बाल पकड़ते हुए जमीन पर बैठ जाते हैं। वही बाकी परिवारजन एक नज़र युवराज यश प्रताप सिंह को देखते हैं और मुंह घूमकर वापस अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। सभी को समझ में आ चुका था कि राजकुमारी चांदनी ने जहर को पहले ही पहचान लिया होगा और उन्होंने जहर नहीं खाया होगा। वो बस एक मौके की तलाश में थी इस महल को छोड़कर जाने के लिए, और उन्हें ये मौका कुसुम नहीं दे दिया था। सब बहुत खुश थे कि कम से कम राजकुमारी चांदनी युवराज यश प्रताप सिंह के चुंगल में फंसने से बच गई। प्रतापगढ़ के उत्तर दिशा वाले जंगल को पार करके राजकुमारी चांदनी को फाइनली सड़क दिखाई देता है। ये सड़क कच्चा तो है, लेकिन इसे यहाँ के लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि राजकुमारी चांदनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त कौन सी जगह पर है, लेकिन उन्हें क्या ही फर्क पड़ता था। उनके पास रहने के लिए उनका लैब है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, अब जीने के लिए और क्या ही चाहिए। सबसे कमाल की बात तो ये है कि राजकुमारी चांदनी यहाँ पर अकेली नहीं आई हुई है। राजकुमारी चांदनी अपने साथ अपने 2 चमचों को लेकर आई हुई है। सबसे पहला लक्ष्य जो कि इस वक्त राजकुमारी चांदनी के लैब ब्रेसलेट में मौजूद है, और दूसरा इंसान और कोई नहीं बल्कि दासी पद्मा है। अब जब राजकुमारी चांदनी ने पद्मा की जिम्मेदारी ले ही ली है, तब वो पद्मा को ऐसे ही वहां पर नहीं छोड़ सकती थी। और जब से राजकुमारी चांदनी ने पद्मा की मदद की है, तब से पद्मा राजकुमारी चांदनी के लिए वफादार हो चुकी है। पद्मा भी इस स्टोरी में एक बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाली है, इसीलिए मैंने शादी वाले ड्रामे के पहले ही पद्मा को ला दिया था। कोष्टक। इस वक्त राजकुमारी चांदनी और पद्मा सड़क के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। लगभग आधे घंटे तक ऐसे ही चलने के बाद उन लोगों को एक छोटा सा बाजार दिखाई देता है। बाजार को देखकर राजकुमारी चांदनी खुश हो जाती है।
उन्हें नहीं पता था कि इस जगह पर रहने के लिए उन्हें क्या करना होगा, लेकिन यहाँ से जाते वक्त महारानी सुमित्रा देवी ने उन्हें बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं दी हुई थी। इस वक्त राजकुमारी चांदनी के पास बहुत सारी स्वर्ण मुद्राएं और बहुत सारे स्वर्ण आभूषण हैं, जिसके जरिए राजकुमारी चांदनी कम से कम 1 साल तक तो कहीं पर भी आराम से रह सकती है। हालांकि राजकुमारी चांदनी इन सभी चीजों को नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसे पहले ही महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में देख लिया था कि वो हर हाल में राजकुमारी चांदनी को देकर ही रहेगी। और राजकुमारी चांदनी उस तरह के इंसान बिल्कुल नहीं है जो बात को लंबा खींचती है। अरे रानी माँ, इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो आपका आशीर्वाद ही काफी है। आप हमारी पुत्री हैं और बस यूँ समझ लीजिए हम आपको ये सब आशीर्वाद के रूप में ही दे रहे हैं। लेकिन रानी में ये सब आपके लिए बहुत कीमती है, हम इसे कैसे ले सकते हैं? एक तरफ आप हमें मन भी बोलते हैं और दूसरी तरफ आप हमारी चीजों को लेने में झिझकती भी है। उद्धरण चिन्ह। यही सब लंबी चौड़ी बातें राजकुमारी चांदनी को बिल्कुल पसंद नहीं है। महारानी सुमित्रा देवी की आंखों में एक बार देख लेने के बाद राजकुमार चांदनी ने तुरंत ही सब कुछ ले लिया था। सब कुछ लेने के पीछे की एक और वजह यह भी थी कि महारानी सुमित्रा देवी इस बात से निश्चिंत रहे कि राजकुमारी चांदनी जहां पर भी होगी उनके पास किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी। राजकुमारी चांदनी उर्फ एंजेलिना को कभी भी मां का प्यार नहीं मिला था, लेकिन राजकुमारी चांदनी महारानी सुमित्रा देवी को बिल्कुल अपनी मां की तरह प्यार करती है। राजकुमारी चांदनी और पद्मा अभी बाजार से बस थोड़ी ही दूरी पर थे कि तभी उनके सामने एक शराबी आ जाता है। उस शराबी को देखते हैं राजकुमारी चांदनी और पद्मा उससे अपनी नजरें फेर लेते हैं, लेकिन पद्मा को देखते ही उस आदमी के मुंह से लार आने लगता है। वो किसी हवसी दानव की तरह पद्मा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगा था। राजकुमारी चांदनी के आसपास का ऑरा इतना भयानक था कि उसे शराबी ने राजकुमारी चांदनी की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं की। वही उस आदमी को खुद को ऐसा देखता हुआ पाकर पद्मा घबरा जाती है। वो कुछ समझ पाती उसके पहले ही वो शराबी आदमी पद्मा के हाथ को पकड़ लेता है। उसके इस तरह करने से पद्मा घबरा जाती है। वो खुद को बचाने के लिए राजकुमारी चांदनी की तरफ देखती है, लेकिन राजकुमारी चांदनी बिना किसी भाव के पद्मा को देख रही थी। पद्मा बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी, उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। वो शराबी भी नशे के हालात में पद्मा को गंदी गंदी बातें बोल रहा था। राजकुमारी चांदनी जब देखती है कि पद्मा की हालत खराब हो रही है तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से पद्मा को बोलता है, पहले तो ये इंसान शराब के नशे में है और दूसरा ये अकेला है, फिर भी तुम्हें इससे डर लग रहा है। इस वक्त तुम्हारा एक हाथ से ही वो इंसान 4 कदम दूर जाकर गिरेगा। चुपचाप उस आदमी को खुद से मारो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। अपने अंदर का गुस्सा निकालो पद्मा, गुस्से को दिल में दबाकर नहीं रखते। अगर उसने तुम पर हमला किया तब मैं हूं तुम्हें बचाने करने के लिए, लेकिन सबसे पहली कोशिश तुम्हें खुद ही करनी होगी। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर पद्मा अपने अंदर के डर को दबाकर अपने चेहरे पर गुस्सा लाने की कोशिश करती है। वो याद करने लगती है जब उसके पति राणा ठाकुर जब उसके साथ हर रात को जबरदस्ती करता था तब उसे कितनी तकलीफ होती थी। पद्मा का गुस्सा बढ़ने लगता है। वो आप अपनी इज्जत पर किसी को हाथ तो क्या नजर भी नहीं डालने देगी। वो गुस्से में आकर उस शराबी इंसान को एक जोरदार मुक्का मार देती है। वो आदमी अभी खुद को संभाल पाता उसके पहले ही पद्मा उसके गर्दन पर एक जोरदार वार करती है और वो आदमी तुरंत जमीन पर गिर जाता है। उसके बाद पद्मा उस आदमी के पेट पर एक जोरदार किक मारकर अपने हाथ झाड़ने लगती है और मुस्कुराते हुए राजकुमारी चांदनी की तरफ देखने लगती है। राजकुमारी चांदनी मुस्कुराते हुए पद्मा को बोलती है, बहुत अच्छे हैं, अभी ये इंसान अपने गांव में जाकर तुम्हारे बारे में सबको बताएगा, लेकिन खुद की जगह किसी और आदमी का नाम लेगा जिसे तुमने मारा है, वो भी बहुत बुरे तरीके से। उद्धरण। और इस आदमी की कहानी को सुनकर गांव के कुछ लोग तुमसे डरने लगेंगे और कुछ लोग अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए तुम्हें ललकारेंगे या फिर तुम पर हमला करेंगे। लेकिन एक बात याद रखना पद्मा, अगर तुम डर गई तो फिर कभी खुद के लिए नहीं लड़ पाओगी। 3-4 दिन में ही कम से कम मैं तुम्हें थोड़ा बहुत तो लड़ना सीख ही दूंगी ताकि तुम एक बार में 4-5 लोगों से खुद को बचा सको। उद्धरण चिन्ह। पद्मा मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिला देती है और राजकुमारी चांदनी को गले लगाते हुए बोलती है, धन्यवाद राजकुमारी जी, आज हमें पहली बार महसूस हो रहा है अगर हमने ठाकुर जी को ऐसे ही मारा होता तो आज हमारी ऐसी हालत नहीं होती। आप सच में देवी का रूप है जो बच्चों के लिए अच्छा और बुरों के लिए बुरा है। हम आपसे वादा करते हैं कभी खुद को निराश नहीं करेंगे और कभी भी किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने देंगे। खुद के सम्मान को बचाने के लिए हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे और कभी भी किसी भी आदमी के सामने नहीं झुकेंगे।
राजकुमारी चांदनी को बहुत अच्छा लग रहा था कि पद्म धीरे धीरे उसकी बात समझने लगी है। वो लोग बाजार में जाकर कुछ खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद थोड़ी ही दूरी पर उन लोगों को एक मंदिर दिखाई देता है। अब तक वह लोग प्रतापगढ़ से बहुत दूर आ चुके थे, जिसकी वजह से उन्हें नहीं पता था कि वो लोग कहाँ पर हैं। लेकिन इस दुनिया में कौन सा आधार कार्ड की जरूरत पड़ती थी। जहाँ जगह मिले वहीं जाकर घुस जाओ। फिलहाल राजकुमारी चांदनी का मंदिर जाने का दिल कर रहा था। वो पद्मा को देखते हुए बोलती है, पद्मा हमारे साथ मंदिर चलो, हमें वहां पर दान करना है। राजकुमारी चांदनी मन ही मां जानती थी कि सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्पिटल, मंदिर, मस्जिद ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस है। नॉर्मल बिजनेस को अपने फायदे के लिए खोला जाता है, लेकिन यह एक ऐसा बिजनेस होता है जिससे सिर्फ दूसरे लोगों को फायदा होता है। और ऐसी संस्थाओं को चलाने के लिए डोनेशन की जरूरत होती है। राजकुमारी चांदनी भगवान पर भरोसा करें या फिर ना करें, लेकिन डोनेशन करना उन्हें पसंद है। वैसे भी उनके पास खाने पीने और कपड़े की कोई दिक्कत ही नहीं है, तो फिर वह कुछ स्वर्ण मुद्राएं मंदिर के पंडित जी के पास दान कर सकती है। पद्मा अपना चेहरा झुका लेती है और बोलती है, राजकुमारी जी आप भूल गई, हमें मासिक धर्म है और हम मंदिर नहीं जा सकते। उद्धरण चिन्ह। पद्मा की बात को सुनकर राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो जाती है। वो गुस्से में बोलती है, ये क्या बकवास कर रही हो। ऐसा थोड़ी ही होता है कि तुम्हें मासिक धर्म हो और तुम मंदिर नहीं जा सकती। तुम्हें पता है पहले के जमाने में लोग भगवान की पूजा करने के लिए बहुत लंबी यात्रा करके मंदिर जाया करते थे और पूजा करने के बाद ही खाना बनाने जैसा काम करते थे और अपने सुबह की शुरुआत करते थे। जब एक औरत को मासिक धर्म होता है तब उसका शरीर बहुत कमजोर होता है। कमजोरी इतना ज्यादा होता है कि वो ज्यादा भारी सामान भी नहीं उठा सकती। ऐसे में पहले के जमाने में महिलाएं मासिक धर्म के वक्त मंदिर नहीं जाया करती थी, क्योंकि मंदिर जाने जैसा कठिन काम करने की इजाजत उनका शरीर उन्हें नहीं देता। और बस तब से ही धीरे धीरे महिलाओं ने मासिक धर्म के समय मंदिर जाना छोड़ दिया। मासिक धर्म एक बहुत ही पवित्र चीज होती है जो भगवान को भी होता है। और मासिक धर्म ही तो एक ऐसी वजह है जिसकी वजह से लोग औरतों को जन्नी कहते हैं। अगर ये नहीं होता तब शायद सच में लोग तुम्हें अपवित्र और मनहूस बोलते हैं। एक औरत जो अपने द्वारा किसी शिशु को जिंदगी देती है वो कभी अपवित्र नहीं हो सकती। हालांकि मैं इसके आगे तुम्हें और कुछ नहीं बोलूंगी, तुम बैठे रहो यहीं पर, मैं मंदिर जा रही हूँ। अगर मुसीबत आएगी तो सामने वाले को इतना मारना कि वो मर जाए, लेकिन खुद कमजोर मत पड़ना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगी। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी मंदिर की दिशा में आगे बढ़ जाती है। मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंचते ही राजकुमारी चांदनी की आंखें छोटी हो जाती है। वहां का माहौल बहुत अजीब था। बहुत सारे शाही घोड़े वहां पर थे, उसके अलावा वहां पर कुछ रथ भी थे। सब कुछ देखने में इतना ज्यादा खूबसूरत लग रहा था कि राजकुमारी चांदनी 2 मिनट तक लगातार इसी चीज को देखते रह गई। फिर थोड़ी देर बाद होश में आने के बाद राजकुमारी चांदनी अपने सर को झटक देती है और मंदिर के अंदर चली जाती है। मंदिर के अंदर जाते ही उन्हें देवी माँ की एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति दिखाई देती है। राजकुमारी चांदनी देवी माँ के पास चली जाती है और बोलती है, अगर इस दुनिया में सिर्फ आदमियों को ही छोड़ दिया जाए तो वो लोग आपस में ही युद्ध लड़ाई करके कट मर जाएंगे। वैसे भी आदमी लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। औरतों के अंदर फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं जिसके जरिए वह अपने घर के पुरुषों को बांध कर रखती है। एक पिता अपनी बेटी पर अपनी जान लुटा सकता है। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए खुद को भी खत्म कर सकता है। एक भाई अपनी बहन के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। अगर इस दुनिया में औरतें नहीं होती तो इतना प्रेम और स्नेह होता ही नहीं। एक घर घर नहीं सिर्फ मकान होता, अपने लिए जियो, खाओ, पियो और मरो, लेकिन घर में औरतें होती है तब हम उनके लिए जीते हैं। ऐसे में एक औरत कभी भी अपवित्र नहीं हो सकती। इतना बोलकर राजकुमारी चांदनी मुस्कुराने लगती है कि अगले ही पल उन्हें अपने गार्डन में बहुत तेज दर्द होता है। वो कुछ समझ पाती उसके अगले ही पल वह बेहोश हो चुकी थी। थोड़ी देर बाद जब राजकुमारी चांदनी की आंखें खुलती है तब वो खुद को एक अनजान जगह पर पाती है जहां पर हर तरफ अंधेरा था। अंधेरे को देखकर राजकुमारी चांदनी की भौहें सिकुड़ जाती है। वो आसपास अपनी नजरें घूमती है तब उन्हें हल्की हल्की चीज दिखाई देने लगती है। उनके कानों में किसी के दर्द से चीखने और चिल्लाने की आवाज पड़ रही थी, लेकिन राजकुमारी चांदनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अपनी दुनिया में राजकुमारी चांदनी खुद ही इतने लोगों को टॉर्चर करके बैठी हुई है कि उनके लिए ये सब आम बात हो चुकी है। लेकिन राजकुमारी चांदनी को हैरानी इस बात की हो रही थी कि वो इस वक्त टॉर्चर रूम में क्या कर रही है। लेकिन एक सेकंड, ये तो 16वीं सदी है, तो फिर यहाँ पर टॉर्चर रूम क्या कर रहा है।
यहाँ के राजा महाराजा लोग दो अपराधियों को काल कोठरी में बंद कर देते हैं और वहीं पर सजा देते हैं। सजा देने के लिए अलग से टॉर्चर रूम तो नहीं बनवाया जाता। अरे सारी बातें एक तरफ, राजकुमारी चांदनी यहाँ पर क्या कर रही है? वो अजीब नजरों से आसपास की सारी चीजों को स्कैन कर रही थी। तभी उनके कमरे का दरवाजा खुलता है और दो इंसान अपने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ है वहां पर आ जाते हैं। राजकुमारी चांदनी उन दोनों को देखकर भी अपने एक्सप्रेशन को नॉर्मल ही रखती है। राजकुमारी चांदनी ऐसी इंसान बिल्कुल भी नहीं है जिन्हें किसी से डर लगता हो। वो दोनों ही इंसान राजकुमारी चांदनी को उसमें देखकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं और उनसे सवाल करते हैं, हमारे ही राज्य में आकर हमारे किंग के खिलाफ जासूसी करने का परिणाम शायद आप जानती नहीं हैं। हम आपको पहले ही आगाह कर दे रहे हैं, बताइए जिसके कहने पर आए हैं आप यहाँ और कौन से राज्य से आए हैं। पूरे सूर्यगढ़ को पता था कि आज किंग मंदिर में जाने वाले हैं और जब वो मंदिर में होते हैं तब वहाँ किसी का भी आना माना है। जब सबका आना माना है तब आप वहाँ क्यों गई थी? किंग को अकेला पाकर उन्हें जान से मारना चाहती थी आप? उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी अपनी नज़र उठाकर सामने खड़े दोनों इंसानों को देखती है। अचानक से ही उनके दिमाग में एक बात आती है, ये लोग यहाँ के महाराज को किंग बोल रहे हैं जबकि किंग एक अंग्रेजी शब्द है। क्या ऐसा हो सकता है कि यह लोग अंग्रेज हैं? वैसे भी 16वीं सदी में हमारे देश में अंग्रेज हुआ करते थे। हालांकि उनके पास ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन थी तो सही। राजकुमारी चांदनी के दिमाग में हजारों सवाल चलने लग गए, लेकिन राजकुमारी जानती थी कि वो जासूस नहीं है, इसीलिए उनके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था। वही दूसरा इंसान जो अभी तक चुपचाप खड़ा सब कुछ देख रहा था, वो बोलता है, चुपचाप हमें हमारे सवालों के जवाब दे दो वरना हम तुम्हें जान से मार देंगे। हालांकि राजकुमारी चांदनी खुद ही इन लोगों को जान से मार देना चाहती थी, लेकिन उन्हें पता था कि ये लोग अपनी जगह पर गलत भी नहीं है। जाहिर सी बात है, राजकुमारी चांदनी के एरिया में भी अगर कोई आएगा तब राजकुमारी चांदनी पहले उसे किडनैप ही करेगी। वो आराम से सामने खड़े दोनों इंसान को समझाते हुए बोलती है, हम कोई जासूस नहीं बल्कि यात्री हैं जो प्रतापगढ़ से आए हैं। हमारे साथ हमारी सखी भी थी जो मंदिर के बाहर हमारा अभी भी इंतजार कर रही होगी। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारा नाम राजकुमारी चांदनी है और हम अपने विवाह से भाग कर आए हुए हैं, इसीलिए हमने भागते वक्त जंगल का रास्ता चुना था, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम सीधा सूर्यगढ़ पहुंच जाएंगे। हम तो बस मंदिर में कुछ स्वर्ण मुद्राएं दान करना चाहते थे। उद्धरण चिन्ह। राजकुमारी चांदनी की बात को सुनकर वो दोनों ही इंसान राजकुमारी चांदनी की आंखों को ध्यान से देखने लगते हैं। राजकुमारी चांदनी की आंखों को देखकर कोई भी बता सकता था कि वो सच बोल रही है। वो दोनों एक नज़र एक दूसरे को देखते हैं और राजकुमारी चांदनी को बोलते हैं, थोड़ी देर हमारा इंतजार कीजिए, हम किंग से बात करके आते हैं। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर वो दोनों इंसान राजकुमारी चांदनी को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।